क्या रिटेलर्स के लिए अब ट्रेडिंग करना मुश्किल होने वाला है? अगर आपने ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाने के बारे में सोच रखा है या फिर अभी ट्रेडिंग आपका एक इंपॉर्टेंट करियर है, तो क्या आप उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो? क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं जो शायद हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस आपके लिए जानना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आगे के कदमों के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिसेंट में क्या चेंजेस आए हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, फ्यूचर ऑप्शंस के रिलेटेड, टैक्सेस के रिलेटेड, चार्जेस के रिलेटेड, ब्रोकरेज वगैरह के रिलेटेड, जो हमारे इस बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, क्रिस्प रहेगी, ताकि सारी चीजें मैं बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस कर सकूं। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी देखेंगे और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद इस पूरे चेंजेस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, क्योंकि आपका फीडबैक एज अ ट्रेडर मुझे भी जानना है और बाकी लोगों को भी जानना रहेगा कि इन चेंजेस को लेकर आप किस तरीके से सोचते हो, क्योंकि हो सकता है अलग अलग मत, अलग अलग विचार इन टॉपिक्स के ऊपर हमारे हो सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का एफटीएस पर स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाल ही में हो रहे जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, अगर आपको उनको समझना है ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये चेंजेस हो क्यों रहे। आखिर क्या छटपटाहट है गवर्नमेंट की, सेबी की, आरबीआई की, कि वो बैक टू बैक इतने चेंजेस ला रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट या सेबी की छटपटाहट है, उसके पीछे की एक वजह है। वो वजह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम चेंजेस को यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार चेंजेस या बदलाव क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा पॉइंट्स की मदद से आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर सेबी इतना ज्यादा मार्केट रेगुलेट क्यों करना चाह रही है। सबसे पहला डेटा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है रेशियो बिटवीन इक्विटी डेरिवेटिव एंड कैश मार्केट ट्रेडिंग। अगर आप देखोगे ट्रेडिंग में दो सेगमेंट होते हैं। एक कैश मार्केट का सेगमेंट होता है, मतलब जिसमें आप स्टॉक को डिलीवरी के लिए होल्ड करके ले जाते हो या ट्रेडिंग वगैरह करते हो, मतलब आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, अंडरलाइन में ट्रेड कर रहे हो। और दूसरा हमारे पास सेगमेंट होता है जिसको हम डेरिवेटिव्स का सेगमेंट बोलते हैं, जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कहा जाता है। तो इंडिया में कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स मार्केट का जो रेशियो है वो लगभग 400 के पास पहुंच चुका है। यानी अगर एक ट्रेडर कैश मार्केट में इक्विटी में काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में 400 ट्रेडर हैं जो केवल डेरिवेटिव्स मार्केट में काम कर रहे हैं। ये जो नंबर बढ़ा है ट्रेडर्स का, ये पूरे मार्केट के वॉल्यूम को डिसबैलेंस कर रहा है, बैलेंस पूरी तरीके से बिगाड़ दे रहा है। यहाँ पे अगर कैश मार्केट में इतना कम वॉल्यूम हो और उसके अगेंस्ट में डेरिवेटिव मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम हो, तो ये जन्म देता है मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक्स को। आप देखोगे कि जो भी मार्केट मेकिंग फर्म्स है ना, जेन स्ट्रीट हो गई, बाकी सारी हो गई, वो इंडिया में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही है इन रिटेलर्स की लिक्विडिटी के ही बेसिस पे। तो ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स मार्केट में, ये सेबी, आरबीआई और बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को चिंता में डाल रहा है। जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। मार्केट के मैनिपुलेशंस में किस तरीके से मार्केट काम करता है उसमें तो चेंजेस होते ही हैं, लेकिन रिटेलर्स के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। इतना बढ़ा हुआ वॉल्यूम आपको यही बता रहा है कि बहुत सारे अनअवेयर, अनएजुकेटेड रिटेलर्स जो हैं वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। देखो, हर देश के लिए ना मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है आम जनता की। जितनी आम जनता मार्केट्स में आएगी, कंपनियों में इन्वेस्ट करेगी, उतना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, कंपनियों के पास पैसे आएंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। लेकिन क्या ट्रेडिंग में वॉल्यूम बढ़ना इज अ गुड न्यूज? वो सवाल है जो सेबी अभी अपने आप से खुद पूछ रहा है और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले रहा है। यहाँ पे अगर यही सेम डेटा को हम पूरे ग्लोबल में कंपेयर करेंगे ना, तो इंडिया में ही केवल जो डेरिवेटिव टू कैश मार्केट का रेशियो, कैश टू डेरिवेटिव मार्केट का रेशियो, वो यहाँ पे आपको इतना बड़ा नजर आ रहा होगा। बाकी अगर देखोगे जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ना, वो जर्मनी है, वहां पे ये रेशियो केवल 36 का है। तो इसके 10 गुना तो ज्यादा रेशियो हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं। मतलब इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। डेरिवेटिव मार्केट इंडिया का बिगेस्ट मार्केट है। हमारा इक्विटी मार्केट बड़ा मार्केट नहीं है दुनिया का सबसे, बट वी हैव द बिगेस्ट डेरिवेटिव मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, व्हिच इज अ वेरी 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 बिग कंसर्निंग न्यूज फॉर सेबी। देखो, जब सेबी का गठन हुआ था ना, तो सेबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए थे। वहां पे डॉक्टर एलसी गुप्ता जी थे, उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस, रिकमेंडेशंस दी थी कि किस तरीके से मार्केट काम करना चाहिए। उनको कैपिटल मार्केट का फादर कहा जाता है, इंडिया का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने ये क्लियरली बताया था कि जब भी कभी ये डेरिवेटिव्स टू कैश रेशियो वाला जो वॉल्यूम है वो हद से ज्यादा बिगड़ने लगे, एक तरीके में शिफ्ट होने लगे, तो आपको उसे बैलेंस करने के लिए रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी। और सेबी वही करने की कोशिश कर रहा है। अब जो सेबी कर रहा है वो मतलब सोच तो सही है जो सेबी करना चाह रहा है, बट क्या तरीका सही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ तरीके अभी हम समझेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक भी जरूर बताएंगे कि आपको पर्सनली क्या लगता है इन रेगुलेशंस के बारे में। यहाँ पे कुछ और डेटा पॉइंट्स है जिसकी मदद से मैं अपनी बात आपके सामने क्लियरली रखना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स का आपको एक नजर आ रहा है। तो जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में काफी तेजी से बढ़े थे
जब 2020 में हमें कोविड का फॉल देखने को मिला, उसके बाद मार्केट का हिस्टोरिक बुल रन हमें देखने को मिला था, विच इज अ गुड न्यूज। मार्केट करेक्शन फेज में है, नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कम हो गए, अब धीरे धीरे वापस इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। दिस इज द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। ऐसा ही होता है हमेशा, जब भी कभी मार्केट में बढ़िया बुल रन स्टार्ट होता है, थोड़ी वोलेटिलिटी आती है, बहुत सारे लोग मार्केट में एज अ इन्वेस्टर जंप इन करते हैं, विच इज क्वाइट नेचुरल। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो ये कर्व भी है जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। 2017-18 तक यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं दिख रहा था, ऑलमोस्ट एक स्टैग्नेशन आ गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस ट्रेडर या नंबर ऑफ ट्रेडर्स, उनका भी नंबर बढ़ रहा है। तो यही वो चीज है जो अभी कंसर्न कर रही है लोगों को, सेबी आरबीआई को, कि ये नंबर्स इतना तेजी से जो बढ़ रहे हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सके, या किस तरीके से ये आ रही जो ट्रेडर्स वाली जनता है इनको सही रास्ते में हम रख सकें। दूसरा, अगर आप ये देखोगे तो ये काफी सरप्राइजिंग है। कायदे से देखोगे यहाँ पे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडर, जो हमेशा होती है, विच इज नेचुरल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रेड में आपको दिख रहा है ना, ये है कैश मार्केट का वॉल्यूम, यानी जो ट्रेडर्स हैं जो इक्विटी में काम करते हैं या इन्वेस्टर हैं उनका वॉल्यूम है ये। और ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स ट्रेडर का। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडर भी बढ़ रहे हैं, और वो जितने ट्रेड्स कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली चिंता का पॉइंट है कि किस तरीके से इस बढ़ते हुए डेरिवेटिव ट्रेडिंग के क्रेज को हम कंट्रोल करें या सही दिशा दिखाएं। अब सेबी इसके लिए क्या क्या नए कदम उठा रहा है, व्हाट आर द चेंजेस, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अभी अभी जो मतलब कुछ महीनों में जो निर्णय आए हैं, जो सर्कुलर्स आए, उनके बारे में बात करेंगे, बट एक बार मैं रिसेंट ईयर के आपको चेंजेस बता देता हूं ताकि आपको एक बार आइडिया लगे कि सेबी और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो किस तरीके से सोच रही हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ पुराने चेंजेस एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद इन नए चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस करे गए थे वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर कि इंडिया से लेवरेज को हटा दिया गया था। पहले बहुत सारे ब्रोकर्स थे जो अपने हिसाब से लेवरेज दे सकते थे, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया, स्टैंडर्डाइज लेवरेज लाया गया जिसमें डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में कोई भी लेवरेज नहीं रहेगा, इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिलेगा। तो वो सारे न्यूज आई थी, वो सारे सर्कुलर्स आए थे जो काफी हेल्पफुल थे एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स को लेके बहुत सारे चेंजेस किए गए, मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ाए गए, पीक मार्जिन का रूल लाया गया, देयर वर मल्टीपल चेंजेस रिगार्डिंग मार्जिन। तो मार्जिन को लेकर अभी भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। मार्जिन एक ऐसा फैक्टर है जिसे सेबी चेंज करना बहुत पसंद करता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे टैक्सेस वाले चेंजेस भी आए हैं। तो रिसेंट में एसटीटी को लेके बहुत सारी बातें चल रही है कि टैक्स के बारे में आगे भी बात करूंगा आपसे, बट पास्ट में भी बहुत सारे टैक्स के रिलेटेड और चार्जेस के रिलेटेड चेंजेस आए हैं जिन्होंने काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है एज अ ट्रेडर हमें भी। उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस थे जो सेबी ने नहीं लाए लेकिन एक्सचेंजेस ने लेके आए थे, जैसे हर रोज एक्सपायरी कर देना, एक्सपायरी किस तरीके से प्ले की जाएगी उसको चेंज करना, वीकली एक्सपायरी। तो बेसिकली ये सारी चीजें एक्सचेंज के हाथ में रहती हैं, सेबी इनको वेरीफाई जरूर करता है बट ये सारी चीजें एक्सचेंज के हाथ में रहती हैं। और भी कई छोटे छोटे रूल थे, जैसे आप देखोगे कि आपको वो डिस्क्लेमर देना, जैसे ही आप अपने टर्मिनल में लॉगिन करते हो आपको डिस्क्लेमर मिलता है कि 9 में से 10 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। वो डिस्क्लेमर देने का काम भी इसीलिए शुरू किया गया था कि आप लोगों को अवेयर किया जा सके कि ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी थिंग, थोड़ा सा रिस्की है ये, उस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमारे पास पुराने चेंजेस थे। अब बात करते हैं नए चेंजेस के बारे में। तो बेसिकली जो चेंज है, जो सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप जानना चाह रहे हो, वो सबसे पहले ये है कि आपका जो ब्रोकरेज है, जो आप ब्रोकर को देते हो ब्रोकरेज, वो चेंज हो सकती हैं। तो वो क्यों चेंज हो रही है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सेबी ने ये कहा है कि जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, उन्हें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अभी स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज ये बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम लाके दोगे, अगर आप ज्यादा वॉल्यूम मतलब मान लो मैं ब्रोकर हूं, मैं 5 लाख ट्रेडर्स को ट्रेड करवा रहा हूं, तो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा। ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा तो जो एक्सचेंज है उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस देते हो, उसके एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो आप फीस भरते हो उसको, उसका ज्यादा फायदा होगा। तो एक्सचेंज इन रिटर्न्स उन ब्रोकर्स को ज्यादा बेनिफिट दे देगा। ब्रोकर्स को बोलेगा कि आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम ला रहे हो ना, तो जो मैं आपसे चार्जेस काटता हूं वो मैं बहुत कम काटूंगा। तो इससे जितने ज्यादा वॉल्यूम, तो इससे दो चीजें होती थी। पहली क्या होती थी कि ब्रोकर्स खुद ट्रेडिंग को प्रमोट करते थे, ब्रोकर्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग को प्रमोट करते थे। किसी ब्रोकर का आपने ऐड सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि आओ इक्विटी में ट्रेड करो? नहीं, सारे डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में ही बात करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये होती थी
कि जो ब्रोकर्स थे वो कुछ लोग जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म खोल के बैठे थे कि वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते थे। ये जो एक्सचेंज उनको उनको फायदा देता था, एक्सचेंज से जो उनको पैसे मिलते थे उनके बेसिस पे उनका काम चलता था, वो उनके कमाई का बहुत मोटा हिस्सा था। तो जीरो ब्रोकरेज मॉडल्स आ गए थे जिससे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और ज्यादा बढ़ रही थी कि ब्रोकरेज कट नहीं रहा, कोई चार्जेस नहीं है, लोग दबा के ट्रेड्स ले रहे हैं। आप खुद ही सोचो, आप पूछ लेना, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, जो लोग ब्रोकर वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं ना वो कम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जो लोग बिना ब्रोकर वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं वो दिन में दबा के ट्रेड मारते हैं और इवेंचुअली ज्यादा लॉस कर बैठते हैं वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। तो इसीलिए ये जो दो चेंजेस थे, ये दोनों चेंजेस वॉल्यूम को प्रमोट कर रहे थे इसमें। तो सेबी ने अब कहा कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाह रहे हैं कि आप बड़े ब्रोकर हाउस हो या छोटे ब्रोकर हाउस हो, आपको एक बराबर जो भी रिबेट्स या डिस्काउंट्स है वो मिलेंगे, आपको कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो इससे नुकसान हुआ है बड़े ब्रोकर हाउसेस का, जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी एंजॉय कर रहे थे एक्सचेंज के थ्रू, ताकि उनको, क्योंकि वहां पे उनकी वॉल्यूम ज्यादा आ रही थी तो उनको दिक्कत हुआ। देखो, ब्रोकर्स ऑफन रिलाइड ऑन दीज डिस्काउंट्स टू मेक मनी, तो जो उनका पूरा रेवेन्यू था ना उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डिस्काउंट्स वाला हुआ करता था, जो अब नहीं रहेगा। तो इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि यहाँ पे वो ब्रोकर की जो फीस है वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और जीरो पेमेंट प्लान्स होते हैं, मतलब बिना बिना वो फ्री में आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देने हैं, आपको ब्रोकरेज नहीं भरनी है, तो ये सारी चीजें शायद बंद हो सकती हैं। इसी के रिलेटेड यहाँ पे जेरोदा के फाउंडर ने एक ट्वीट भी करा था। जेरोदा अभी सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट ब्रोकर है और इनका नाम ही शुरू हुआ था जीरो था, कि ये आपसे कोई भी मतलब जीरो ब्रोकरेज लेंगे इक्विटी ट्रेडिंग में। तो एक तरीके से डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडिया में इन्होंने ही शुरू करवाई थी और सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स इन्हीं के, जो एक जेरोदा ने टेम्पलेट क्रिएट किया था उसी को फॉलो करते। खैर अब जेरोदा थोड़ा पीछे हो गया, ये टेक्नोलॉजिकली बात करो या अभी कंपीट नहीं कर पा रहे, बट स्टिल दे वेयर द स्टार्टर्स। और इन्होंने एक लिखा है पूरा, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो कि किस तरीके से ये जो सेबी का नियम है वो इनको इम्पैक्ट करने वाला है। और इन्होंने यही लिखा है कि जैसे दीज रिबेट्स अकाउंट फॉर अबाउट 10%, तो इनके रेवेन्यू का वो 10% था, बट बहुत सारे ब्रोकर्स के लिए ये 30, 40, 50% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये बढ़ा सकते हैं। देखो, इन ऑल लाइकलीहुड हैव टू लेट गो द जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज ब्रोकरेज फॉर एफएनओ ट्रेड्स, तो आपकी ब्रोकरेज बढ़ाई जा सकती है। तो ये वाला जो न्यूज आया ना, इससे दो चीज हुई है। अभी आपके लिए फायदे की है, नुकसान की आप खुद डिसाइड करना। पहली चीज ये हुई कि आपकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस जो है ना वो कम हो जाएगी, जो कि ज्यादा हुआ भी नहीं करती थी, और आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली एज ए रिटेलर आपका लॉस ही हुआ, आपको यहाँ पे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब मेन बात यह है कि क्या ब्रोकर्स अपनी फीस बढ़ाएंगे या नहीं, है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्हें सही लगेगा, अगर उन्हें लगेगा कि मैं बिजनेस चला लूंगा अपना, तो नहीं बढ़ाएंगे। अगर उन्हें लगेगा तो शायद ये बढ़ा भी दे यहाँ पे। तो ये पहली डेवलपमेंट है जो आप लोग को जाननी चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ब्रोकरेज हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है एज अ बिगिनर। अगर आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो ना तो आपके लिए ब्रोकरेज कुछ भी नहीं। एक बार आप 200, 300, 400 क्वांटिटी ट्रेड करो ना तो 40, 50, 60, 100 रुपए चले जाए ब्रोकरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दो भाई, हमसे ज्यादा ब्रोकरेज लो, चलेगा। दिक्कत आती है असली टैक्सेस एंड चार्जेस में, क्योंकि टैक्सेस चार्जेस परसेंटेज पे कटते हैं, तो आपका जितना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है उतना ज्यादा आपके टैक्सेस चार्जेस कटते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ चेंजेस आए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी दो सबसे गर्म मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारे पास एसटीटी। एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ये अभी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट है जो चार्जेस आप पे करते हो, भले ही आप रियलाइज करो या ना करो। तो इस बजट में एसटीटी के बढ़ाने की बात की जा रही है कि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम को आप क्रॉस करते हो तो आपकी एसटीटी बढ़ जाएगी। कायदे से देखा जाए तो इसका बिगिनर्स पे शायद कोई इंपैक्ट ना पड़े, बट एक जो वेल सीजन ट्रेडर्स हैं उन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही। प्रोफेशनल मतलब जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो बड़ों पे इंपैक्ट पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बारे में तो सेबी कुछ ज्यादा ही भला सोचती है, पता नहीं क्यों। हमेशा बहुत सारे न्यूज ऐसे आए ना जिसमें बड़े प्लेयर्स को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, वो हमेशा वेल प्रोटेक्टेड रहे हैं। लेकिन इस बार शायद उन पे इंपैक्ट पड़े अगर ये एसटीटी बढ़ती है, वो क्राइटेरिया के साथ कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के बाद ही आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा है हमारे पास टीडीएस। ऐसी बीच में खबरें भी आई थी कि 30% आपको टीडीएस देना पड़ सकता है। अब ये देखते हैं सही होती है या नहीं होती है, खैर इसके चांसेस कम है फिलहाल, बट अगर ये सही होता है तो प्रॉफिट्स में आपके टीडीएस तुरंत कट जाएंगे और लॉसेस में वो कुछ भी नहीं होगा, फिर आपको आईटीआर फाइल करके वो क्लेम वगैरह करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है पॉसिबल हो, जिसके चांसेस अभी कम है। तीसरी चीज यहाँ पर ऐसा सुनने को आ रहा है
एफएनओ ट्रेडिंग को स्पेक्यूलेटिव इनकम से नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम से हटा के स्पेक्यूलेटिव इनकम में डाल दिया जाएगा। तो अभी एफएनओ ट्रेडिंग में जो आप टैक्स भरते हो वो नॉन स्पेक्यूलेटिव में आता है और उसको स्पेक्यूलेटिव में डाल दिया जाएगा। स्पेक्यूलेटिव मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग टाइप चीज़ में डाल दिया जाएगा। अभी इसको एज अ बिजनेस कंसिडर किया जाता है। तो ये जो चेंजेस होंगे वो भी आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस के ब्रैकेट में लाके खड़े कर देंगे। अब देखते हैं ये चेंजेस इस बार होते या नहीं होते। इन मामलों में ये जो बजट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट या एज अ मार्केट के लिए। तो बजट पे अपनी नज़र बना के रखेगा किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। ये फर्दर न्यूज़ भी है जो आपको इम्पैक्ट कर सकती है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या एफएनओ ट्रेडिंग बैन हो जाएगी। तो देखो, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मतलब जो लोग एफएनओ ट्रेड नहीं करते हैं, कि एफएनओ ट्रेडिंग को बैन कर दो। इतना दिमाग क्यों लगाना, इसे डायरेक्टली यहाँ पे बैन कर दो, एफएनओ ट्रेडिंग इंडिया में नहीं की जाएगी। तो देखो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना मार्केट वर्क कर ही नहीं सकता। कैपिटल मार्केट्स को अगर चलाना है तो एफएनओ इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। इसलिए एफएनओ इंस्ट्रूमेंट बनाया किस लिए गया था? पोजीशंस को हेज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इसे नहीं बनाया गया था। बट ट्रेडर्स जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं हेजर्स को, इसीलिए इसमें ट्रेडिंग रोकी भी नहीं जा सकती है। तो हो सकता है चीजें थोड़ी डिफिकल्ट की जाए, टेढ़ी मेढ़ी की जाए। जो सही या गलत है वो आप डिसाइड करना, सेबी जो करना चाह रही, क्योंकि बहुत तरीके हो सकते हैं चीजों को सही करने की। ये तरीका नहीं होता कि आप टैक्सेस चार्जेस बढ़ा दे, ये तरीका नहीं होता है कि आप उन्हें ट्रेड करना मुश्किल कर दे। ये तरीका भी तो हो सकता है कि आप अवेयर करें, आप एग्जाम्स डालें, आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके आएं, आप खुद उन्हें एजुकेट करें। नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है तो ये करना शायद आप प्रेफर ना करें। आप चार्जेस बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, तो ये मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे एफएनओ बैन की बात है, वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली मार्केट्स काम नहीं कर सकते हैं अगर मार्केट में एफएनओ जैसा इंस्ट्रूमेंट ना हो। अगर मार्केट्स काम कर पाते तो हम इन्हें इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाते, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, आप इसमें बेफिक्र रह सकते हैं। फाइनली मेरा कंक्लूजन यही है कि एज अ ट्रेडर आपको देखो हमारे लिए बहुत दिक्कतें रहती हैं। चार्ट में स्पाइक्स बढ़ रही हैं, मैनिपुलेशंस बढ़ रही हैं, हम किस चीज़ को कंट्रोल करें, एक्सट्रीम होते जा रहा है मार्केट, फेक ब्रेकआउट, XYZ, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन है। तो मुझे लगता है हम अपने चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, पैसे कमाने के टेंशन को हैंडल करते हैं। ये जो चेंजेस आएंगे जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। देखो, कहीं ना कहीं अगर आपको काम करना है तो अडेप्टेशन तो करना पड़ेगा। बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं बहुत सारे फील्ड्स में, जहां इंडस्ट्रीज पूरी बिगड़ सकती थी, पूरी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अडेप्ट किया सिचुएशन के साथ और फिर अभी भी वो फ्लरिश कर रही हैं। तो हमारे लिए भी कोई भी चेंजेस आते हैं, पहला ये मान के चलो कि जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है। अगर आप सुनाते रहोगे किसी को, जैसे मैंने अभी सेबी को सुनाया था, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट करेंगे, उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे, एडजस्ट। अपने दरवाजे खुले रखिए, खिड़कियां खुली रखिए और मेहनत करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करता हूँ। ऐसे किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत बहुत